इसे लगाओ तार, मुझे कैमरे के सामने आना है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट हो गया, गुड, शाबाश। बैठिए, शुरू करें। आ रहा है, दिख रहा है। इस तार को थोड़ा सा पीछे पीछे कर लीजिए, पीछे बस, अब नहीं आ रहा होगा, है ना? सही है। अच्छा लिखिएगा, 8 व्यक्ति, लिखना स्टार्ट करिए। 8 व्यक्ति ABCD कीजिए, चलिए बेटा स्पीड से शुरू हो। 8 व्यक्ति ABCDEFGH, 8 व्यक्ति ABCDEFGH, 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों तरफ, एक गोल मेज के चारों तरफ, गोल मेज के चारों तरफ, चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। और ये सभी एक परिवार के सदस्य हैं, और ये सभी एक परिवार के सदस्य हैं, ये सभी एक परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, देखिए है क्या, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन में सिटिंग अरेंजमेंट भी शामिल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं नई लाइन से। देखो बेटा, नई लाइन से पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, बी, बेटा बी फॉर बॉल बोल रहे हैं आप, ठीक है ना? लिखिएगा, बी एच के पति के बाएं दूसरे स्थान पर है, बी एच के पति के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। आपने लिखा है बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एचएस हस्बैंड, मतलब हिंदी में दोबारा से बोलते हैं, बी एच के पति के बाएं दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक, अच्छा इसी पॉइंट में आगे लिखिए, फुल स्टॉप लगा के, पूर्ण विराम लगाकर इसी के आगे लिखिए बेटा, बी के अगल बगल कोई भी महिला नहीं बैठी है, बी के अगल बगल, बी फॉर बॉल, बी के अगल बगल कोई भी महिला नहीं बैठी, बी के अगल बगल कोई भी महिला नहीं बैठी। लिखा आपने? सर अगला पॉइंट अगली लाइन से लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, डी की बेटी, डी फॉर डॉक्टर वाला, डी की बेटी एफ के दाहिने, एफ के राइट, एफ के दाहिने दूसरी है, दूसरी है। आपने लिखा है सर, डी की बेटी एफ के दाहिने दूसरी है। आगे लिखो बेटा, इसी में फुल स्टॉप लगा के, पूर्ण विराम लगा के इसी के आगे लिखो, लिखना एफ जी की बहन है, एफ जी की बहन है, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। आगे लिखिएगा इसी में फुल स्टॉप लगाकर, इसी पॉइंट में आगे लिखिएगा, लिखना एफ एच के पति के अगल बगल नहीं बैठी है, एफ एच के पति के अगल बगल नहीं बैठी है। आप लिख रहे हैं एफ एच के पति के अगल बगल नहीं बैठी है, एच के पति के अगल बगल नहीं बैठी। अच्छा अगला लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखिए,
अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट अगली लाइन से, ए तथा एफ के बीच में, ए तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ए तथा एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए, पूर्ण विराम, और इसी में आगे लिखिए पूर्ण विराम लगाकर। ए जी के पिता है, ए जी के पिता है, ए इज द फादर ऑफ जी। भैया आपने लिखा है कि ए जी के पिता है, बेटा फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम, और इसी पॉइंट में आगे लिखो, इसी में आगे लिखो, एच का भाई डी, एच का भाई डी, एच का भाई डी, डी एच की माता के, एच की माता के बाएं बगल में बैठा है। एच का भाई डी एच की माता के लेफ्ट बगल में बैठा है, बाएं बगल में बैठा है। एच का भाई डी एच की माता के बाएं बगल में बैठा है, मतलब एच's ब्रदर डी सिट्स सेकंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच's मदर। ठीक है, एच का भाई डी एच की माता के बाएं बगल में बैठा है। बेटा आगे लिखो, इसी पॉइंट में आगे बढ़ाइएगा। एच की माता और ई के बीच, एच की माता और ई के बीच, एच की माता और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच की माता और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। लिखा आपने? और आखिरी पॉइंट लिखेंगे, नई लाइन से शुरू करिएगा, लास्ट पॉइंट है, लिखिएगा एच तथा जी के बीच, एच तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच तथा जी के बीच केवल एक व्यक्ति है। आगे लिखिए, जी सी की माता है, जी सी की माता है। ठीक है, और इसी में आगे बढ़ाइएगा पॉइंट, जी जी ई के अगल बगल नहीं बैठी है। जी ई के अगल बगल नहीं बैठी है। जी ई के अगल बगल नहीं बैठी है। लिख पाए? क्वेश्चन बड़ा है, मैं मानता हूं, ओरिजिनल पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल फुल लेंथ पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा, जब ये पेपर में आया था तो इसमें पूछे गए थे टोटल 8 क्वेश्चन, 8। हाँ ठीक है, 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सवाल बड़ा है तो क्वेश्चन भी 8 पूछे गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये घाटे का सौदा नहीं, फायदे का सौदा है। अच्छा, है क्या इसमें आपको बताएं कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ते हो तो बेटा नुकसान भी बड़ा है। आपको पता है 8 क्वेश्चन का नुकसान है, तो कोशिश आपको करनी होगी घर पे आराम से प्रयास करना। इसके प्रश्न मैं कल पूछ लूंगा, आप घर पे ट्राई करेंगे, देखिएगा तरीका क्या रहेगा, आपको डायग्राम कैसे बनाना है। कि जैसे आपने क्या किया, एक गोल मेज बनानी बेटा, गोल मेज के चारों तरफ आपने, गोल मेज के चारों तरफ लोगों को बैठाना है, एंड ऑल द पर्सन हु आर सिटिंग अराउंड दिस सर्कुलर टेबल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये कि इस गोल मेज के चारों तरफ लोग ऐसे बैठे होंगे और सभी लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे होंगे। ये केंद्र बेटा, सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे होंगे। तो इन जगहों पर, इन बिंदुओं पर आप लोगों को बैठाना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। और फिर देखना कौन किसके दाएं है, कौन किसके बाएं, इन्हीं को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। प्रयास करना घर पे, मैं आपको बताऊंगा, कल पूरा सॉल्व करूंगा। ये हमने आपको फिलहाल घर पर ट्राई करने के लिए दिया है। चलिए रोहित बेटा भी एक काम कर दो, डिसीजन मेकिंग की शीट जिनके पास ना हो जल्दी से दे दो, डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करते हैं। कल हमने डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कुछ शर्तें लिखवाई थी, उसमें केवल एक सवाल हम लोग कल कर पाए थे, है ना। चलिए आज उसमें से एक दो सवाल हम और बोलते हैं, ठीक बेटा। कल जो शर्तें थी, पहली शर्त क्या थी, जल्दी से बताओ जरा। पहली शर्त क्या थी बेटा, बोलो। एज,
18 से 27 है ना। अच्छा, जो एज है, एज की कैलकुलेशन, आयु की गणना किस तारीख से हो रही थी? 17 अगस्त है ना। दिनांक 17 अगस्त 2022 तक जो एज है वो आयु, उम्र कितनी मांगी गई थी? 18 से 27। 18 से 27 वर्ष मांगी गई थी, मतलब कि 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। चलो, एज ये मांगी गई थी। अच्छा, हाई स्कूल में नंबर कितने मांगे गए थे? कम से कम 65। बेटा हाई स्कूल में नंबर मांगे गए थे, हाई स्कूल में नंबर मांगे गए थे कम से कम 65%, है ना। इंटर में बेटा नंबर कितने मांगे गए थे? 60। ओके, इंटरमीडिएट में नंबर मांगे गए थे 60%। इंटर में नंबर मांगे गए होंगे 60%। अच्छा, अब आ जाइए ग्रेजुएशन। अच्छा, ठीक है, स्नातक या ग्रेजुएशन कह सकते हो। और ग्रेजुएशन में कंडीशन कुछ ऐसी थी कि आपने ग्रेजुएशन में, स्नातक में या तो बीए कर रखा हो, या बीएससी कर रखा हो, या बीकॉम कर रखा हो, इनमें से कुछ भी कर रखा हो। बस परसेंटेज कितने चाहिए? 55% नंबर चाहिए। बेटा जो लोग कल नहीं आ पाए थे उनके लिए हम लिख रहे हैं, बाकी जो आए थे वो तो लिखे, उनके पास तो लिखा ही होगा। जो कल नहीं आए थे, जिनका आज पहला दिन है, बेटा वो लोग नोट करिए, मैं समझाता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है, आप नोट करिए, ठीक। तो ग्रेजुएशन में इतने नंबर मांगे गए थे। हाँ, आगे बताइए। लिखित चयन परीक्षा, लिखित चयन परीक्षा 50%। अच्छा बेटा, इसको CWE बोलते हैं, कॉमन रिटन एग्जाम, जिसकी कि आप लोग तैयारी कर रहे हो। इसमें नंबर मांगे गए थे कम से कम 50%। इसके बाद क्या इंटरव्यू भी लगा हुआ था? हाँ, साक्षात्कार, इंटरव्यू, या हिंदी में इसी को कहा जाता है साक्षात्कार, में नंबर मांगे गए थे 45%। ठीक है, चलिए, ये शर्तें थी, इतनी थी बस। अच्छा, इसके बाद में बेटा हमको 2 डिस्काउंट भी दिए गए थे। 2 डिस्काउंट देखो, आपने शायद सुना होगा, इस बार अभी जो खबर आ रही है सूत्रों से, सूत्रों के हवाले से वो ये आ रही है कि इस बार जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन होना था। टेंडर में क्या लिखा गया था याद है? जो टेंडर आया था वो ऑनलाइन के लिए निकाला गया था। टेंडर आया था ऑनलाइन का, लेकिन पेपर अब कौन सा करवाएंगे? ऑफलाइन। ये सूत्रों से पता चल रहा है कि जो टेंडर में लिखा था वो सब बातें अलग, अब वो ऑफलाइन करवाएंगे। खैर देखते हैं, जल्दी ही वैकेंसी अनाउंस करने वाले। मुद्दे पे आते हैं तो देखिए, ये चीज मैं आपको वैकेंसी के साथ क्यों जोड़ के चल रहा हूँ, वो इसलिए बेटा, जो लोग नए हैं, जो कल नहीं आए थे, जो लोग नए हैं आप में से, जो लोग कल नहीं आए थे, जिनका आज पहला दिन है, वो सभी लोग ध्यान दो बेटा। है क्या कि ये टॉपिक है, इसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग ये टॉपिक है। और इसमें है क्या कि आपको ये बताया जाएगा कि कोई एक वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी में क्या क्या शर्तें मांगी गई हैं उम्मीदवार से। इस टॉपिक को हिंदी में कहते हैं निर्णय क्षमता। अगर आप किताबों में ढूंढोगे तो इस नाम से मिलता है, निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता, ठीक है। तो इसमें है क्या कि आपसे बताया जाएगा कि कोई वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में उम्मीदवार से क्या क्या मांगा गया है, कि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, हाई स्कूल में उसके पास कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, इंटर में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, सारी चीजें। अच्छा, ये जो लिखित चयन परीक्षा, ये क्या चीज है कि जब आप भाई ये सारी शर्तें आप पूरी करोगे तो आपको एक एग्जाम भी तो करवाया जाएगा भाई। तो कोई जो वैकेंसी आती है तो उसमें एक पेपर भी तो करवाया जाता है, जिसकी कि आप लोग तैयारी करने आए हो। तो बेटा वो जो पेपर करवाया जाता है उसको बोलते हैं लिखित चयन परीक्षा, रिटन एग्जाम, जिसकी आप लोग तैयारी करने आए। भाई आप में से कुछ लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल या सीपीओ या पुलिस कांस्टेबल या फिर बैंक या कोई और एग्जाम। तो बेटा जो तैयारी कर रहे हो उसमें एक पेपर होगा ना पहले, वो जो पेपर होगा उसी को कहते हैं लिखित परीक्षा। बात समझ रहे? उसमें कितने नंबर चाहिए? 50%। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लिखित परीक्षा के साथ में कहीं कहीं इंटरव्यू भी होता है। जैसे एयरफोर्स वालों को पता होगा, तुम्हें जीडीपीआई साइको होना है, इंटरव्यू मालूम है कि नहीं? तो इंटरव्यू भी होता है, जहां पर इंटरव्यू होगा तो उसमें इंटरव्यू में मांगा गया है 45%।
अगर ये सारी शर्तें कोई पूरी कर लेगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, नौकरी निकली किसमें आपको पता ही है, ये जो हमने कल जानकारी दी थी। हाँ, ये शिक्षा विभाग में क्लर्क की वैकेंसी आई है। शिक्षा विभाग में क्लर्क, बेटा क्लर्क को हिंदी में कहते हैं लिपिक। क्या कहते हैं? लिपिक। लिपिक पद के आवेदन जारी किए गए। आवेदन जारी करने का मतलब वैकेंसी निकाली गई। लिपिक पद के आवेदन जारी किए गए हैं, मतलब वैकेंसी निकाली गई है, और जिसके लिए उम्मीदवार से निम्नलिखित अर्हताएं मांगी गई है। जिसके लिए उम्मीदवार से ये सारी चीजें मांगी गई, एलिजिबिलिटी कि आपके पास ये सब होना चाहिए। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई उम्मीदवार बेचारा इतनी सारी शर्तों में से वो बाकी सब तो पूरी कर रहा है, लेकिन कोई एक शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है। तो अगर वो कोई एक शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसके बदले में फिर दूसरी डिमांड रख दी जाती है। जैसे आपको पता होगा बीएड के लिए ग्रेजुएशन में कितने परसेंट नंबर चाहिए होते हैं? 50%। अगर बीएड आपको एंट्रेंस देना है बीएड का, तो आपको ग्रेजुएशन में 50% नंबर लाने होंगे। अब मान लो कोई बच्चा ग्रेजुएशन में नहीं लाया, 50% नहीं ला पाया किन्हीं कारणों से, तो क्या वो बीएड नहीं कर सकता जीवन भर? नहीं सर, रास्ता है उसका। अगर तुम बीएड में नहीं ला पाए हो, सॉरी ग्रेजुएशन में नहीं ला पाए हो 50%, तो भी तुम फॉर्म भर सकते हो। कब भर सकते हो? कि तुम एक काम करो, फिर तुम ले आओ मास्टर में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, परा स्नातक, एमए, एमएससी, एमकॉम में तो 50% ले आओ तो भी फॉर्म भर सकते हो। क्या मेरी बात समझ रहे? हर चीज का रास्ता निकाला जाता है। तो इसमें भी कुछ रास्ते निकाले गए, देखना कैसे। क्या बोला गया है कि यदि कोई उम्मीदवार बेटा उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता है, यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता है, सिवाय, अब करता हो सिवाय। अब देखो, सिवाय का मतलब ये कि कोई शर्त छूटने जा रही है, इसके सिवाय। देखना बेटा, अब कोई शर्त छूटने जा रही है, इन्होंने क्या बोला जरा समझो बात को बेटा। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तें पूरी करता हो, ऊपर दी गई सारी शर्तें पूरी करता हो, सिवाय। अब सिवाय मतलब कोई शर्त छूटने जा रही है। अब देखो, इन्होंने डिस्काउंट देना शुरू किया है। अब इन्होंने बोला है सिवाय 4 के, ना सर, पहले 4 के बोला होगा, सिवाय 4 के, मतलब 4 के सिवाय बाकी सब पूरी करता हूं। अब सोचो, 4 के सिवाय बाकी सब पूरी करता हूं, तो 4 के सिवाय अगर बाकी सब पूरी करेगा तो मतलब पता कौन कौन सी पूरी कर रहा हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी पूरी कर रहा हो। थर्ड के अलावा बोलो कौन सी? फिफ्थ भी पूरी कर रहा हो और सिक्स्थ भी पूरी कर रहा हो। सारी पूरी कर रहा हो सिवाय किसके? 4 के। अब सोचो, इतना दयालु इस दुनिया में कोई नहीं होता कि तुम 4 नंबर शर्त पूरी ना करो, बाकी सब पूरी करो, तुमको नौकरी दे दें। नौकरी कोई नहीं देगा, इतना कोई एहसान नहीं करता। 4 नंबर पूरी नहीं कर पा रहे हो, तुम बाकी सब पूरी कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। 4 में मांगा क्या था? ग्रेजुएशन में कितने परसेंट? 55। चलो नहीं आ पाए तुम्हारे, तो अब देखो इसके बदले में अब डिमांड बदल दी। इसके बदले में पता है इन्होंने अब क्या मांग लिया? इसके बदले में अब पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने परसेंट? 60%। इसके बदले में सोचो, ग्रेजुएशन में 55% अगर तुम नहीं ला पाए, कोई नहीं, तुम्हें मौका दिया जाएगा तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में, इसके बदले में पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन इसको हिंदी में कहते हैं परास्नातक। बेटा परास्नातक तो समझते होगे, परास्नातक का मतलब होता है एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमटेक, मतलब कोई भी इस तरह की डिग्री। तो कुल मिलाके परास्नातक में कम से कम कितने में 60% अंक प्राप्त किए हो, तो तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 60% अंक आ जाएंगे तो हाँ, इतना है कि नौकरी हम तुमको तब भी नहीं देंगे, ये तुम समझ लो, नौकरी तब भी नहीं देंगे, बस इतना एहसान कर देंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें भगाएंगे नहीं। ठीक है, करेंगे क्या? तुम्हारा मामला किसके पास बेटा? जनरल मैनेजर। तो उसका मामला जो है वो हम महाप्रबंधक को ही इंग्लिश में कहते हैं जीएम, मतलब जनरल मैनेजर। ठीक, ये पोस्ट होती है। तो रेलवे वगैरह में जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा, फॉर्म जब वो अपने डालते हैं तो इसी के रिस्पेक्ट में डालते हैं। तो बेटा उसका मामला जीएम के पास भेजा जाएगा।
ठीक है, उसका मामला जीएम के पास भेज देंगे, बड़े साहब है वो जैसा समझेंगे वैसा करेंगे। अच्छा, एक डिस्काउंट ये हुआ, एक डिस्काउंट और दिया गया है कि अगर कोई उम्मीदवार कौन सी 5 नंबर पूरी ना कर पाए, मतलब 5 के सिवाय बाकी सब पूरी करे। अब सोचो 5 के सिवाय कौन कौन सी पूरी कर रहा होगा, पहली, दूसरी, तीसरी पूरी कर रहा होगा, चौथी भी पूरी करे और छठी भी पूरी करे, ये सब पूरी करे, लेकिन सिवाय किसके 5 के, बेचारा केवल 5 ना पूरी कर पाए लेकिन बाकी सब पूरी करे। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार मिल जाए बेचारा जो बाकी सब पूरी करे लेकिन 5 ना कर पाए, तो ये बताओ 5 में मांगा क्या था, लिखित परीक्षा में 50% नहीं आ पाए किसी के। तो अगर लिखित परीक्षा में नंबर तुम्हारे इतने नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, तो इसके बदले में देखो डिमांड बदल दी, इसके बदले में आप पता है बेटा इंटरव्यू में कितने चाहिए, अब आप कितने 55, अब इसके बदले में इंटरव्यू मतलब कि साक्षात्कार में, अब इसके बदले में इंटरव्यू साक्षात्कार में कम से कम 55% मार्क्स मिले हो बेटा, आपको मिले हो। आपको पता देखो पहले इंटरव्यू में कितने मांगे थे 45, कह रहे अब 45 से काम नहीं चलेगा, अब 45 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम इसमें कम नंबर लाए हो लिखित परीक्षा में, तो अब इसमें ज्यादा लेकर आओ, अब इसमें ज्यादा चाहिए, और ज्यादा मतलब कितने चाहिए 55%, और अगर 55% तुम्हें अंक मिल भी जाएंगे तो नौकरी अब तुम्हें तब भी नहीं देंगे, डायरेक्टर ना, तो उसका मामला विभाग के निदेशक, मामला विभाग के निदेशक के पास, निदेशक को बेटा इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर, के पास भेजा जाएगा, ठीक। ये पूरी शर्तें दी गई। कभी कोई पेपर आएगा तो पेपर में पहले कंडीशन दी जाती है, तभी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मजे की बात तुमको बताएं कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 5 सवाल या 4 सवाल तो पूछे जाते ही हैं। देखने में कहानी बड़ी लग रही है, लेकिन आपको बता दें होता सरल है, इसमें मतलब फ्री के नंबर होते हैं। अब ऑप्शन भी दिए गए, पहला ऑप्शन है जब आपको लगता है कि चयन हो जाएगा, जब आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ऑप्शन ए दे देना आंसर। बी तब लगाना है जब आपको लगता है कि नहीं सर इसका मामला जीएम या कह सकते हो महाप्रबंधक है ना, महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा, जब आपको लगता है तब आप बी लगा देंगे। ठीक है, सी तब लगाएंगे जब मामला निदेशक के पास जाएगा, और डी कब लगाएंगे बेटा, जब आंकड़े अधूरे हैं, मतलब जानकारी अधूरी है ना, और ई कब लगाएंगे, जब आपको लगता है कि चयन नहीं हो पाएगा, तब ई। आइए शुरू करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, नोट कर लिया, ठीक है। जो लोग कल नहीं आए थे, जिनका पहला दिन है बेटा, वो लोग स्पेशली नोट करिए। और आपको एक अच्छी बात है, देखिए जो चीजें हम बोलते हैं आप लोग इनको क्रॉस चेक जरूर किया करो एक बार। आप देखना जो 2018-19 में पेपर हुआ था आपका, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ था, आए थे, उसमें पासपोर्ट बनवाने वाले सवाल आए थे, उसमें आया था कि पासपोर्ट बनेगा तो उसके लिए ये शर्तें मांगी गई, तो ये आपके कांस्टेबल में पूछे जा चुके हैं, ये ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये आपके मतलब की चीज है ना, तो बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए। राहुल कुमार, लिखो बेटा स्टार्ट करो। राहुल कुमार ने वर्ष 2020 में, राहुल कुमार ने वर्ष 2020 में अपना 24वां जन्मदिन मनाया। राहुल कुमार ने वर्ष 2020 में अपना 24वां जन्मदिन मनाया और उसे क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली,
उसे क्रमशः बीएससी, बीएससी तो लिख लोगे ना, बीएससी कॉमा लगाइए, हाई स्कूल तथा साक्षात्कार में क्रमशः 62%, 62% लिखा 62%, कॉमा 79% तथा 50% तथा 50% अंक मिले। भैया लिख लिया, अंक मिले। आगे लिखिएगा, लिखिएगा। उसने एमएससी की परीक्षा, उसने एमएससी की परीक्षा 75% अंकों से पास की, 75% अंकों से पास की, जबकि उसे क्रमशः लिखित परीक्षा, अच्छा लिखित परीक्षा तो आप समझ जाओगे ना किसकी बात कर रहे हैं बेटा, है ना। लिखित परीक्षा और इंटरमीडिएट में, लिखित परीक्षा और इंटरमीडिएट में, लिखित परीक्षा और इंटरमीडिएट में, लिखित परीक्षा और इंटरमीडिएट में क्रमशः 48%, 48% और 61% और 61% अंक मिले, 61% अंक मिले। ये पूरी कहानी दी गई है बेटा, ठीक। ये पूरी कहानी आपको दी गई है। क्या कुछ कोशिश करेंगे? शाबाश, देखिए प्रयास करिए कि आप इस व्यक्ति को नौकरी दोगे कि नहीं दोगे। देखो जरा पूरी इसकी जानकारी डिटेल इसकी ले लो और डिटेल लेने के बाद बताओ क्या आप इसका सिलेक्शन करने वाले हो कि नहीं करने वाले। देख लो, इतनी जल्दबाजी नहीं, किसी के भविष्य की बात है, इतनी जल्दी फैसला कर देते हो। अरे किसी के भविष्य की बात है, पता चला जो बच्चा है वो डिसअपॉइंट हो जाए और जाके गंगा बैराज में, समझ रहे हो, ऐसा काम ना करना भैया। जल्दी से फैसला ना लो, सोच समझ के लो। देख लो, देख लो भैया, किसी के भविष्य की बात है। क्या करेंगे बताएं? नहीं हो पाएगा, कोई रास्ता नहीं, कुछ ले दे के जुगाड़ हो जाए। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। सवाल लगाने का क्या तरीका है, सभी लोग ध्यान दीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग भी और जो कल नहीं आ पाए थे वो। बेटा ध्यान दो, तरीका ये होता है कि सबसे पहले जितनी बेटा मुख्य शर्तें हैं, ये होती है मुख्य शर्तें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये है मुख्य शर्तें। जितनी मैंडेटरी कंडीशन है, मुख्य शर्तें, सबसे पहले बेटा उतने नंबर डाल दिया करो ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर डाल दिए। अब हम सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। क्या बोला गया राहुल कुमार के बारे में, क्या बोला जरा बताओ। हाँ, राहुल कुमार ने अपना हैप्पी बर्थडे कौन सा मनाया है? 24वां। किस सन में मनाया है? 2020 में। अच्छा, तो मतलब आप हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि 2020 में बेटा, 2020 में उसने कौन सा बर्थडे मनाया है? मतलब 24 साल के हो गए थे। अच्छा, 2020 में 24 के हो गए थे। ये बताओ जो एज मांगी गई थी वो किस सन में मांगी गई थी? 2022 में।
तो 2020 में कोई इतने का है, तो 2021 में होगा 25 साल का, और 2022 में हो जाएगा 26 साल का। बताओ क्या 2022 में वो 26 साल का हो जाएगा कि नहीं? भाई 2020 में अगर 24वां बर्थडे मना रहा है तो 2022 में क्या 26वां मनाएगा कि नहीं मनाएगा? 2 साल बढ़ जाएंगे। तो इसने 26वां बर्थडे मनाएगा 2022 में, इसका मतलब 26 साल एज हो जाएगी। ये बताओ जो एज मांगी गई है वो बेटा कहां कितने से कितने के बीच मांगी गई? 18 से 27 के बीच में। अगर इसकी एज 26 साल है, अगर इसकी एज 26 साल है, इसका मतलब बताओ क्या एज सही है कि नहीं? एज सही है, मतलब शर्त नंबर कौन सी? पहली कंप्लीट कर रहा है, पहले पे टिक करो, आगे बढ़ो। आगे क्या बोला गया? नंबर भी दिए गए ना कुछ, किसमें? हाई स्कूल में दिए गए। शुरुआत किससे की गई है? बीएससी में कितने दिए गए? 62। ठीक है, बीएससी में 62 दिए गए। वैसे बीएससी में चाहिए कितने थे आपको? 55। इनके कितने आए? 62। काम बन गया, काम बन गया। मतलब शर्त नंबर कौन सी पूरी? चौथे पे टिक करो पूरी। हाँ आगे बढ़ो। हाई स्कूल में कितने आए? 81। 79। चाहिए कितने थे? हाई स्कूल में चाहिए कितने थे? 65। इनके आए 79, मतलब ज्यादा ही है। काम बन गया। शर्त नंबर कौन सी पूरी? दूसरे पे टिक करो, काम बन गया। आगे बढ़े। साक्षात्कार में 50%। बेटा साक्षात्कार में चाहिए कितने थे? 45। इनके 50 आए, काम बन गया। शर्त नंबर कौन सी पूरी? छठी, टिक करो। आगे बढ़ो बेटे। एमएससी में 75। अच्छा एमएससी तो ऊपर कहीं चाहिए नहीं थे, जबरदस्ती बता रहे हैं। एमएससी कोई जरूरत थी ऊपर? नहीं थी। अभी आप इस पर ध्यान मत देने लगना, केवल ऊपर देखना। ऊपर कहीं एमएससी नहीं मांगा था, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन तक मांगा था, स्नातक। एमएससी मास्टर तो नहीं मांगा था। हटाओ, जाने दो, बेफालतू बता रहे हैं, जाने दो। आगे बढ़ो। किसमें? अच्छा लिखित चयन परीक्षा में कितने? 48%, 48%। और लिखित चयन परीक्षा में चाहिए कितने थे? 50। इनके कितने आए? 48। मामला गड़बड़ है। शर्त नंबर 5 में पे लगा दो कट्टम। कट्टम समझ में आया क्यों? क्योंकि लिखित परीक्षा में बेटा चाहिए थे 50 और इसके कितने आए हैं? 48। कम रह गए। समझ में आ रहा है क्यों? तो कम रह गए तो बेटा क्या इसमें कट्टम लगेगा? चलो आगे पढ़ो। और भी कुछ नंबर दिए थे। इंटर में कितने हैं? 61। इंटर में वैसे चाहिए कितने थे? 60। इसके 61 आए। सही आए? सही आए, मतलब शर्त नंबर कौन सी? तीसरी टिक कर दो। अब अगर आप ध्यान दो तो ये बाकी सब शर्तें पूरी कर रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी सब पूरी कर रहा है। केवल कौन सी नहीं कर पा रहा? 5वीं। अच्छा कोई इंसान अगर केवल 5वीं ना पूरी कर पा रहा तो क्या उसके लिए कोई डिस्काउंट दिया था ना? और उस डिस्काउंट को जो ढंग से पढ़ लेते। अगर कोई केवल 5वीं ना पूरी कर पा रहा हो लेकिन बाकी सब पूरी कर रहा हो तो इसके बदले में साक्षात्कार में उसके पास कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। आप बताइए इनके साक्षात्कार में कितने दिए हमने? कितने? 50। सर इसका मतलब उनको तो डिस्काउंट भी नहीं मिल पाएगा। डिस्काउंट का फायदा तब मिलता है जब साक्षात्कार में 55 ले आते। इस साक्षात्कार में तो 50 ही लाए। तो क्या इनका मामला कहीं भेज पाओगे? नहीं। अब सर कोई रास्ता नहीं बचा हम लोगों के पास। सीधे बोल दो चयन नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दो ऑप्शन ई। क्या बात समझ में आई? भैया पल्ले पड़ा? समझ में आया कि नहीं? मंत्री जी समझ में आया? ठीक, तो आंसर क्या है बेटा इसका? ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और कर लो बेटे छोटा सा। आप लोग को बताएं, आप जब कोई फॉर्म भरते हो तो ऐसे ही चेक होता है आपका फॉर्म भी। जैसे आप दूसरे का फॉर्म चेक कर रहे हो, आज आपको हम सिखा रहे हैं, आपका फॉर्म भी ऐसे ही चेक होता है बेटा। बिल्कुल यही सब चीजें। अच्छा लिखिए अगला सवाल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, आप जो बोलेंगे लिखिएगा। लिखिएगा सीमा कुमारी, सीमा कुमारी लिखना स्टार्ट करो बेटा। सीमा कुमारी ने, सीमा कुमारी का जन्म ऐसे लिखो। सीमा कुमारी का जन्म, सीमा कुमारी का जन्म 24 फरवरी 1997 1997 को हुआ।
1997 को हुआ। और उन्होंने क्रमशः हाई स्कूल, लिखा बेटा हाई स्कूल, कॉमा लगाइए, इंटर, कॉमा लगाइए, ग्रेजुएशन मतलब स्नातक की परीक्षाएं क्रमशः 72%, 72%, कॉमा 69% तथा 53% तथा 53% अंकों से पास की, भैया लिखा, अंकों से पास की। आगे लिखिए, उन्हें क्रमशः साक्षात्कार और लिखित चयन परीक्षा में क्रमशः 57%, 57% और 49% और 49% अंक मिले। लिखा आपने? और इन्होंने एमए की परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। 65% एमए की परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। 65%। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फैसला निदेशक के पास। अच्छा, और बताइए कोई? देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, किसी के भविष्य की बात है, देख समझ के फैसला करिएगा। पहले तो नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिएगा। आपको सवाल लगाने में मदद मिलेगी, आसान हो जाएगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर डाल दीजिए, है ना। उसके बाद में अब सवाल को पढ़ते जाइए और जो शर्त आपको लग रहा पूरी हो रही उसको टिक करते जाओ, जो नहीं हो पा रही उसको कट्टर लगाते जाना, देखते जाओ जल्दी से। हाँ भाई, क्या है आंसर? जनरल मैनेजर किसके पास? निदेशक। देख लीजिए सर, निदेशक के पास कि महाप्रबंधक के पास, क्या लगता है आपको? आप में से क्या किसी को ऐसा भी लगता है कि चयन नहीं हो पाएगा? जिनको लगता है वो सही लगता है। यही आंसर है, शाबाश। आइए देखते हैं किस देखते हैं सर। देखिए बेटा, सवाल लगाने का तरीका क्या है, हम जरा आपको याद दिलाना चाहेंगे। सवाल लगाने का तरीका ये है बेटा कि आप सबसे पहले जितनी मुख्य शर्तें उतने नंबर डाल दें। 1 2 3 4 5 और 6। चलो शुरू करते हैं। ये बताइए, सीमा कुमारी जी की डेट ऑफ बर्थ कितनी है? डेट ऑफ बर्थ 1997। तो एक काम करते हैं, 1997 को ही घटा लेते पहले, है ना। केवल साल घटा के देख ले, कितने साल की है। तो ये बताओ, 1997 को घटाना किससे पड़ेगा? 2022। तो 2022 में से अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ घटा दे तो पता चल जाएगा कितने साल की है। कितनी आएंगी? 25, लगभग 25 के आसपास। तो
तो आप बताओ अगर 25 के आसपास आ रही है तो जो एज मांगी गई थी 18 से 27, क्या उसमें ही आ रही कि नहीं आ रही? शर्त नंबर कौन सी पूरी? पहली कंप्लीट। चलिए आगे पढ़िए। अब बताइए हाई स्कूल के नंबर जल्दी से, ये एक समझ में आया? ठीक है। हाँ, हाई स्कूल में कितने नंबर आए? 72। चाहिए कितने थे? 65। काम बन गया। शर्त नंबर दूसरी कंप्लीट। आगे बताओ। इंटर में कितने हैं? 69। चाहिए कितने थे? 60, है ना? काम बन गया। आगे बताओ। ग्रेजुएशन में कितने हैं? 53। ग्रेजुएशन में चाहिए कितने थे? 55। इनके आए 53। मामला गड़बड़ है। 4 पे लगाओ कट्टम। आगे बढ़ो। इंटरव्यू में साक्षात्कार में चाहिए कितने थे? 45। इनके कितने आए? 57। काम बन गया। 6 पर सही का निशान। आगे बताओ। हाँ, लिखित चयन परीक्षा में कितने चाहिए थे? 50। इनके कितने आए? 49। सर 1% कम रह गया। लगा दे कट्टम। इतना काम किया। अब देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, आपको जो डिस्काउंट दिए गए थे उनमें साफ साफ क्या लिखा था? जिसको ए वाला डिस्काउंट था उसमें क्या लिखा था कि अगर कोई केवल 4 पूरी ना करे, केवल 4 पे कट्टम लगे और बाकी सब पे सही का निशान लगे, तब ये डिस्काउंट इस्तेमाल हो पाएगा। और या फिर 5 पे केवल कट्टम लगे और बाकी सब पे सही लगे, तब ये इस्तेमाल हो पाएगा। आपको बता दें एक समय पे दोनों डिस्काउंट नहीं यूज कर पाएंगे, कोई एक ही कर पाएंगे। तो जब 4 पे कट्टम लगे तो बाकी सब पे सही होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, जब 4 पे कट्टम लगा था तो क्या बाकी सब पे सही का निशान लगा था? बाकी सब पे सही नहीं लगा था। देखो 5 पे भी कट्टम लग गया था। और जबकि डिमांड क्या मांगी रखी गई थी आपके सामने कि जब 4 पे कट्टम हो तो बाकी सब पर सही हो। तो क्या 4 पे कट्टम है तो क्या बाकी सब पर सही है? नहीं। तो ये डिस्काउंट तो यूज कर नहीं पाएंगे। अच्छा, नीचे वाले डिस्काउंट क्या कह रहा था? अगर 5 पे कट्टम लग जाए तो बाकी सब पे सही लगे। तो आप बताओ अगर 5 पे कट्टम लगा है तो क्या बाकी सब पे सही लगा? नहीं लगा। तो ये डिस्काउंट भी नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये कि केवल एक शर्त पूरी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब हो पूरी। ये होता है, मतलब एक समय में दो डिस्काउंट नहीं लग पाएंगे, कोई एक ही यूज कर पाओगे। तो सर ऐसी स्थिति में, अच्छा आपको पता है, आपको हमने भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए हमने आपके सामने मिठाई परोसी है। पता कैसे परोसी है? हमने उसके नंबर एमए में बहुत ज्यादा नंबर दिलवाए हैं जिससे कि तुमको लगे कि मामला तो भेज दोगे, और साथ ही साथ हमने उसको इंटरव्यू में भी नंबर बहुत ज्यादा दिलवाए हैं। इंटरव्यू में आपको पता है डिस्काउंट में नंबर कितने चाहिए थे? इंटरव्यू 55, हमने कितने दिलवाए हैं? 57, जानबूझ के, जिससे कि तुम्हारे मन में ये भी कंफ्यूजन आए कि तुम यार महाप्रबंधक के पास भेज दो। ये हमने दोनों चीजों की तैयारी करके असर किया। एक समय पे केवल नहीं, ग्रेजुएशन वाली शर्त अगर पूरी नहीं कर पाता है तो बदले में तब तो चाहिए ना एमए के नंबर, है ना? और देखिए ग्रेजुएशन वाली शर्त वो पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, एक समय पे 2 डिस्काउंट नहीं, एक समय पे केवल एक ही डिस्काउंट यूज होगा। तो कुल मिला के अब आप मामला कहीं नहीं बेच पाओगे। ऐसा मत कर देना कि बेटा तुम एक काम करो, तुम्हारी फाइल हम एक बार भेजने निदेशक के पास और फिर भेजेंगे महाप्रबंधक के पास। ऐसा नहीं हो सकता। भेजोगे तो किसी एक ही पास, तो सीधी सी बात है, मजबूरी है कि दोनों के पास नहीं भेज सकते, एक समय पे किसी एक ही पास भेज सकते थे। तो कुल मिला के आप कहोगे चयन नहीं हो पाएगा। लगा दीजिए आंसर ई। नहीं समझ में आया? एक लड़का है, वो फॉर्म भरना चाहता है, पुलिस का फॉर्म भरना चाहता है, या पुलिस नहीं, मान लेते हैं वो बैंक का फॉर्म भरना चाहता है। अब सुनना फॉर्म कैसे भर रहा है। वो बड़ा समझदार लड़का है। उसने क्या किया कि उसके परबाबा, उसके खानदान में परबाबा जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो उसके पास वो सर्टिफिकेट बना हुआ उनका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वाला, ठीक। साथ ही साथ उसके जो मतलब उसने क्या किया था कि साथ ही साथ वो एसटी कैटेगरी में आता है, शेड्यूल ट्राइब, जिसमें अपनी देश की राष्ट्रपति इस समय है, पता होगा, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, इसे ने बोल दिया अपने देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी है। मजाक है? अरे यार देखो, आप किसी को पसंद करें ना करें, लेकिन अगर वो पद पर बैठ गया तो अब वो पद का सम्मान बढ़ा रहा है और अब उस पद की रिस्पेक्ट आपको भी करनी पड़ेगी। बताइए, तो नहीं कह रहे? अच्छा एक बात बताओ, जो लोग भी राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे होंगे
जो नहीं करना चाहते हो, मानते हो? लेकिन अब बल को सैल्यूट किया जाता है, कभी भी सोल्जर की रैंक को सैल्यूट किया जाता है, सोल्जर की सकल सूरत को नहीं किया जाता। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो कोई एक व्यक्ति है, वो अनुसूचित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित वाला प्रमाण पत्र भी लिए बैठा है, अनुसूचित जनजाति में भी आता है, साथ ही साथ वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी, उसका पैर भी टूटा हुआ है या खराब है, जिसकी वजह से उसके पास उसका भी सर्टिफिकेट बना हुआ है, हैंडीकैप्ड वाला, फिजिकली चैलेंज वाला। साथ ही साथ उसने क्या किया हुआ है कि उसने कंप्यूटर का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट भी कर रखा है, ठीक है। अच्छा, और जब पैर टूटा था उससे पहले वो एनसीसी भी किया हुआ था उसने। अब वो फॉर्म भरने जा रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अपने सारे सर्टिफिकेट लगा रहा है, सारे लगाए दे रहा है। तो हुआ ये कि विभाग ने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों को मिलती है 25 नंबर की छूट, उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है उनको मिलेगी 15 नंबर की छूट, और जिसने एनसीसी सर्टिफिकेट किया उनको मिलेगी 10 नंबर की छूट। बात समझ रहे हो? और जो फिजिकली चैलेंज है 50% ज्यादा, उनको मिलेगी 30 नंबर की छूट। तो वो जुगाड़ में है, 100 नंबर का पेपर है, ये हम सारे सर्टिफिकेट लगा दें, हमारे 100 के 100 नंबर ऐसे ही आ जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं सर। कभी भी ध्यान रखना, अगर खूब सारे रिजर्वेशन लगाते हो, खूब सारे सर्टिफिकेट लगा देते हो, तो वो उसको गिनते हैं जो ज्यादा वाला होता है। अब इन सभी में देख लिया जाएगा कि ज्यादा नंबर की छूट किसने मिल रही है। तो पता चला कि 30 नंबर की छूट, सबसे ज्यादा वाली छूट मिल रही है उसके विकलांगता के आधार पर। आप बोले बस वही वाली दो इसको। अब नहीं कि तुम सोचो कि अनुसूचित जनजाति भी ले लो तुम, अब तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली भी ले लो, सारे आरक्षण ले लोगे क्या? एक समय पे एक ही आरक्षण तो लोगे। तो इसीलिए ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आरक्षण यही है, ये सब कैटेगरी जो दी गई डिस्काउंट ऐसे ही दिए गए। एक समय पे कोई एक ही का तो फायदा उठा पाओगे कि तुम सबका फायदा ले लोगे? नहीं। तो वही चीज है बेटा, शीट सबको मिल चुकी है। अच्छा, अब तरीका आपको पता चली गया है। कल मैं काम करूंगा, शीट के आंसर बोलूंगा, ठीक? तो अब आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, शीट को लेकर आइएगा। कल मैं आंसर बोलूंगा तो अपनी शीट आप लगा के आना, उसका आंसर बोलते हैं। चलो, धन्यवाद। भारत माता की जय। अरे भैया इसको